नमस्कार, दमदार उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत बागेश्वर से। खबर जहां के बागेश्वर के कपकोट में बड़ी और हैरान करने वाली खबर आई है। यहां पर 2 नाबालिग लड़कियों के साथ दरिंदगी की गई। 4 लड़कों ने दोनों लड़कियों को बंधक बनाया, उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की और गाली गलौज भी की है। यही नहीं, लड़कियों को मुर्गा बनाया गया और बुरी तरह से पीटा गया, प्रताड़ित किया गया। नाबालिग लड़कियां हाथ जोड़कर छोड़ने की विनती करती रहीं, लेकिन चारों आरोपी लड़के उन्हें मारते पीटते रहे और प्रताड़ित करते रहे। घटना के सामने आने के बाद पुलिस तुरंत वीडियो के आधार पर पॉक्सो एक्ट के आधार पर केस दर्ज कर 2 आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कोर्ट में पेशी के बाद अदालत ने पुलिस की रिमांड याचिका को खारिज करते हुए दोनों आरोपियों को छोड़ दिया, जिसके बाद कई सवाल अब खड़े हो रहे हैं। तहरीर दी गई जिसके संबंध में हम हमारे द्वारा थाना कपकोट में एक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। सेक्शन 74, 115, 2, 352, 351 और 7/8 पॉक्सो के अंतर्गत इसमें पुलिस कार्रवाई कर रही है। करने के लिए सुष्मिता थापर फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए। सुष्मिता, ये मामला है क्या? कौन है ये चारों लड़के और बच्चियों को क्यों पीट रहे थे? शुरुआती तौर पर क्या पता चला है? जी, जो वीडियो सामने आया है उसमें दिखाई दे रहा है कि 2 बच्चियां हैं जिन्हें कुछ लड़के पीट रहे हैं। इसमें बताया जाए कि 4 लड़के उस दौरान उनको पीट रहे थे। जब वीडियो सोशल मीडिया में आया उसके बाद ही ये जो मामला है सभी के सामने आया। पुलिस ने इसमें पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज भी कर लिया। उसके बाद जो मामला में जो भी ये युवक थे उनमें से 2 युवक कल गिरफ्तार किए गए, जिन्हें कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन रिमांड खारिज कर दी गई कोर्ट में, जहाँ से इन्हें छोड़ दिया गया। नहीं तो ये लड़कियां हैं कौन, लड़के क्यों मार रहे थे, क्या जानकारी मिल पाई है सुष्मिता? अभी तक इसमें ये जानकारी क्लियर नहीं हो पाई है कि ये क्यों मार रहे थे, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये नाबालिग हैं और इनके जो परिजन हैं उन्हें पॉक्सो एक्ट में इसमें मामला दर्ज भी करा लिया है, क्योंकि बच्चों ने जो आरोप लगाया इनको जान से मारने की धमकी और उनको बहला फुसला कर ले जाने का जो मामला है वो सामने आ रखा अभी तक। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुष्मिता जानकारी देने के लिए। और रुद्रप्रयाग के भरदार पट्टी में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर एक खरगेड़ गांव में एक शख्स ने नाबालिग लड़के पर धारदार हथियार से हमला कर दिया, उसके कान काट डाला। बताया जा रहा है कि गांव के मकान सिंह नाम के शख्स पर एक नाबालिग लड़की से छेड़खानी का आरोप लगा। इसके खिलाफ जब लड़की के छोटे भाई ने आवाज उठाई तो आरोपी ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर उसके कान काट दिए और उसका कान जब कटा है तो पीड़ित लड़के को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया, जबकि पुलिस ने कार्रवाई अब इसे लेकर शुरू कर दी है। रुड़की के सिविल अस्पताल में पुलिस हिरासत से फरार बदमाश को पुलिस ने पनियाला रूट से गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि सोमवार रात भगवानपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया था। वहीं पुलिस ने उसे उपचार के लिए सिविल अस्पताल में एडमिट कराया, लेकिन मंगलवार की सुबह बदमाश बाथरूम जाने के बहाने टॉयलेट में घुसा और खिड़की से फरार हो गया, जिससे पुलिस हड़कंप मच गया। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर राहत की सांस ली है। वहीं पुलिस ने आरोपी पर एक और मुकदमा दर्ज किया, साथ ही उसका आपराधिक रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। मुठभेड़ में घायल एक बदमाश यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट था। पुलिस अभिरक्षा में उसको रखा गया था। आज सुबह बाथरूम जाने के बहाने वो बाथरूम जब गया, वहाँ से बाथरूम की खिड़की को फांद के वहाँ से निकल गया था। सुबह 8 बजे के आसपास की ये घटना है। मैं एसपी ग्रामीण उसकी पूरी टीम को बधाई दूंगा कि उनके द्वारा बहुत ही कम समय में उस बदमाश को दोबारा से पकड़ा गया है। देहरादून में एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी का एक मुस्लिम युवक ने तंत्र मंत्र और झूठे प्रेम जाल में फंसाकर न सिर्फ घर से भगाया बल्कि उसका धर्म परिवर्तन भी करवाया। क्या है पूरा मामला, देखिए जरा इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में ताबीज दिखा रही जिस महिला को आप देख रहे हैं वो उस युवती की मां है जिसकी शादी 22 फरवरी को बिजनौर में धूमधाम से हुई थी। होली से ठीक पहले युवती अपने पति के साथ मायके नेहरू कॉलोनी देहरादून पहुंची, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरे परिवार को झकझोर दिया। 15 मार्च को युवती अपने साथ घर से गहने और नकदी लेकर फरार हो गई।
और जिस शख्स के साथ गई उसका नाम है शाहजेब, जो एक मुस्लिम युवक है और यूपी के संभल का रहने वाला है और देहरादून के एक रेस्टोरेंट में काम करता है। परिजनों की शिकायत पर नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए युवती और आरोपी शाहजेब को दिल्ली से अरेस्ट किया और देहरादून लेकर आई। परिजनों का आरोप है कि शाहजेब ने युवती को वश में करने के लिए ताबीज और तंत्र मंत्र का सहारा लिया। सिर्फ इतना ही नहीं, आरोप है कि युवती का धर्म परिवर्तन भी कराया। लड़कियों को लेके जाते हैं ये लोग और क्या करते हैं साथ में। कितने टाइम से आपको पता नहीं था कि बेटी की शादी भी हो गई? आप शादी हो गई थी, मुझे नहीं पता था। ये तो अभी 15 तारीख को गई तब पता चला है। क्या क्या चीजें लेके गई है घर से? हाँ, कुछ पैसे और थोड़ा जेवर। जैसे ही मामला सामने आया, बजरंग दल और अन्य हिंदूवादी संगठन सक्रिय हो गए और थाने पहुंचे। उनकी मांग है कि आरोपी शाहजेब के खिलाफ यूसीसी और धर्मांतरण कानून के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। जी, ये लव जिहाद ही है, क्योंकि जिस तरीके से लड़की एकदम से उसका चेहरा, उसका मोहरा, उसकी जो चीजें जो लव जिहाद के सिम्टम्स होते हैं, जो चीजें लव जिहाद में अपनाई जाती हैं इन लोगों के द्वारा, वही चीजें इस बेटी के साथ भी अपनाई गई हैं। एक सुनियोजित, एक साजिश, एक षड्यंत्र हिंदू परिवारों की बहन बेटियों के साथ लगातार घट रहा है और देहरादून इसका मुख्य केंद्र बन चुका है। कारण है कि उन लोगों के वकील भी उनको जो इस प्रकार का तंत्र है न्यायालय में भी सक्रिय है, जहां उनको बचाने के लिए एक डेलीगेशन तैयार बैठा है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी पहलुओं से जांच कर रही है। सवाल ये है कि क्या प्यार की आड़ में सुनियोजित साजिश चल रही है और क्या वाकई तंत्र मंत्र से किसी को काबू में किया जा सकता है या फिर इसके पीछे कुछ और दूसरी कहानी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। हरिद्वार में तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई। सड़क हादसे में कार सवार की मौके पर मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। रानीपुर झाल के पास हाईवे पर यह हादसा हुआ, जहां पर हरियाणा नंबर की तेज रफ्तार बेकाबू होकर कार जो थी वो डिवाइडर से जा टकराई। नैनीताल में पर्यटन सीजन में अवैध होटलों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जिले में बिना अनुमति चल रहे अवैध होटलों पर कार्रवाई के लिए पर्यटन विभाग एक्टिव है। अब तक 20 होटल नैनीताल शहर में पकड़ में आए हैं, जिनको पर्यटन विभाग ने नोटिस जारी किया है। होटलों के साथ होमस्टे पर भी कार्रवाई शुरू कर रही है। आपको बता दें कि नैनीताल जिले में कई होटलों के पास अनुमति ही नहीं है, तो कई होटल होमस्टे ने अपना रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया है। पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने साफ निर्देश दिए हैं कि नोटिस के बाद भी अगर ये उल्लंघन करते पाए गए तो इनको सीज कर दिया जाएगा। अभी एक्चुअली हमने जो ऑनलाइन पोर्टल्स हैं उन सब का अध्ययन किया और उसमें जो डिफरेंट ऑनलाइन पोर्टल्स में प्रदर्शित हो रहे हैं बहुत सारी जो इकाइयाँ हैं, परंतु उनके रजिस्ट्रेशन पे हमें संशय है, तो उन सबको हमने चिन्हित किया है और अब उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो जो भी ये बिना पंजीकरण की इकाई चल रही है वो अपना पंजीकरण कराने के उपरांत ही संचालन करें, अन्यथा उन पर चालानी कार्रवाई की जाएगी। और इसी पर बातचीत करने के लिए वीरेंद्र बिष्ट नैनीताल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेंद्र, कितने ऐसे होटल और होम स्टे हैं जिनको चिन्हित किया गया है और नोटिस में क्या कहा गया है? क्या ये अपना रजिस्ट्रेशन करवाए या कहीं और खामी पाई गई जिसकी वजह से ये नोटिस जारी किया गया? देखिए नीलू, अगर देखा जाए तो शहर में ही अभी 20 जो होटल्स हैं उनको नोटिस दिया गया है और मानकों के विरुद्ध ये होटल चल रहे थे और इन पर अब सख्ती बरतने की तैयारी पर्यटन महकमा कर रहा है। लेकिन जिस तरह से पर्यटन सीजन चल पड़ा है और कई बार लगातार शिकायतें इस तरह की मिलती रही हैं कि जो होटल स्वामी हैं उनसे अच्छा पैसा ले रहे हैं और सरकार के राजस्व पर चूना लगा रहे हैं, यानी सरकार को वो कुछ भी पे नहीं कर रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। ऐसे कई होटल मालिक हैं। कई ऐसे होटल हैं जो सरकारी लैंड पे बने हुए हैं, चाहे वो कैंची धाम की बात करें या मुक्तेश्वर की बात करें या पंगूट गुगू खां की बात करें, तो उन इलाकों में जो सरकारी जमीन पर बने हैं उन पर भी कार्रवाई करने के मूड में पर्यटन विभाग दिख रहा है। क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों सरकार ने निर्देश भी दिए थे कि जिन होटलों पर सरकारी लैंड में जो चिन्हित हैं उन पर कार्रवाई करें, लेकिन पर्यटन विभाग ने उस दौरान कोई ज्यादा कार्रवाई की नहीं। नोटिस देके उनको उनसे जवाब मांगे थे, लेकिन कई लोगों के जो जवाब
लाभ थे वो असंतुष्ट पाए गए थे, लेकिन अब कार्रवाई की बात की जा रही है। इसके अलावा अगर बात करी जाए तो नैनीताल में 1995 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था और व्यावसायिक निर्माण को पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया था और ये कहा था कि जो व्यावसायिक निर्माण है, चाहे वो होटल, रेस्टोरेंट या दुकान है, वो नहीं बन सकती हैं। बावजूद इसके लगातार उसके बाद उन नियमों का उल्लंघन होता रहा और नैनीताल में जो होटलों की संख्या है वो 3 गुना से 4 गुना ज्यादा बढ़ गई है। अब पर्यटन विभाग इन सारी चीजों पर भी फोकस कर रहा है कि क्या 1995 के जो सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश हैं उनका वायलेशन है, क्या इन पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। तो इन सारी पहलुओं पर भी चर्चा की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों टैक्सी बाइकों पर लगाम लगाया गया, शहर से बाहर टूरिस्ट को रोकने की योजना तैयार की गई और उसके अलावा अब जो होटल अवैध तौर पर चल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है, तो कहीं न कहीं इसका विरोध भी आने वाले दिनों में हो सकता है, क्योंकि पर्यटन जिस तरह से जो टैक्स बढ़ाया नैनीताल में पार्किंग और तमाम चीजों का, उसका विरोध हुआ है। तो अब ठीक पर्यटन सीजन में जो पर्यटन कारोबारी हैं वो इस बात को लेकर भी आगे आ सकते हैं कि जो कारोबार है उस पर इसका असर सीधे तौर पर पड़ेगा। नीलू, ठीक है वीरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। और सीएम पुष्कर सिंह धामी आज उधम सिंह नगर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर मुख्यमंत्री खटीमा में तिरंगा झंडा भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद सैनिक सम्मान समारोह में भी शिरकत करने वाले हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी बैठक की है। सभी यात्रियों से जरूरी रूप से रजिस्ट्रेशन कराने की अपील की गई है। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर सीएम ने अफसरों की मीटिंग ली। सीएम ने अफसरों को निर्देश दिया कि पार्किंग ऐसी जगहों पर बनाए जहां आसपास होटल, धर्मशाला, होमस्टे, अन्य जरूरी सुविधाएं हो। सीएम ने खास तौर पर ट्रैफिक मैनेजमेंट पर ध्यान देने के लिए कहा और साथ ही कहा कि जो समस्याएं पिछली बार आई थी वो इस बार ना आने पाए। सीएम धामी ने पुलिस और परिवहन विभाग से गाड़ियों की सघन चेकिंग और फिटनेस पर खास ख्याल रखने को कहा है। वहीं डीजीपी की तरफ से भी सीएम धामी को ट्रैफिक प्लान की जानकारी दी गई। इस बार यात्रा मार्ग को 10-10 किलोमीटर के सेक्टरों में बांटा गया है। यात्रा के लिए अभी तक करीब 14 लाख लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराया है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होगा। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने मंगलवार को रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि चारधाम यात्रा की तैयारियां बहुत बेहतर चल रही हैं। अनिल बलूनी ने कहा कि वो यात्रा से जुड़े विभागों के साथ जल्द बैठक करेंगे, जिसमें इस बात पर फोकस रहेगा कि यात्रा की तैयारियों को और कैसे बेहतर किया जा सकता है। नहीं, देखिए, मैंने कहा ना, तैयारी अच्छी हैं और पहले से भी और अच्छी तरीके से हो रही है और आने वाले कुछ ही दिनों में हम दोबारा एक बार सभी जितने संबंधित अधिकारी हैं उनके साथ बैठने वाले हैं और यात्रा को किस प्रकार से और आगे अच्छे तरीके से ले जाया जाए, उसके लिए आने वाले कुछ दिनों में फिर से बातचीत होगी। लेकिन जो प्रारंभिक तौर पे मुझे लगता है कि इस बार तैयारियां पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर है। उत्तराखंड में एप्पल मिशन को बढ़ावा देने की बात हो रही है, लेकिन मंत्री और मुख्य सचिव से शिकायत के बावजूद एक्शन नहीं हो रहा है। 4 साल पहले सेब के बगीचे लगा चुके किसान विभाग की तरफ से मिलने वाले पैसे के लिए परेशान है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। ...2022 में एप्पल मिशन में सेब के पौधे तो लग गए, लेकिन उद्यान विभाग के अफसर किसानों का पैसा देना भूल गए। पिछले साल अक्टूबर में मंत्री गणेश जोशी और जनवरी में तब की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी की बात का कोई असर नहीं हुआ। 31 मार्च भी बीत गया, लेकिन एप्पल मिशन में सेब की खेती करने वाले किसानों का 4 साल पुराना बकाया अब तक नहीं मिला। ऊपर से विभाग ने किसानों को जो जवाब वाला लेटर भेजा, उसमें नवंबर 2025 की तारीख का जिक्र कर दिया। किसानों का कहना है कि ये सब मुंह चढ़ाने जैसा है। ऐसे में अब सिर्फ मुख्यमंत्री से एक्शन की उम्मीद है। एप्पल मिशन में करीब 200 किसानों का 14 करोड़ रुपए भुगतान होना है। ये सभी कुछ हमने जो खरीद के लाया है, हमको कोई भी पैसा प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो हम मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहते हैं कि ये जांच होनी चाहिए और हमको जो कि 22 नवंबर को डेट दी थी, फिर 22 दिसंबर को कहा गया, फिर जनवरी कहा गया, फिर मार्च कहा गया और अभी तक जो है हमको जो है पैसा नहीं मिला है।
न्यूज 18 के सवाल पूछने पर मंत्री गणेश जोशी ने 1 हफ्ते में पेमेंट का दावा कर दिया। मंत्री जी के मुताबिक देर फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से हुई और आगे की कार्रवाई के लिए मुख्य सचिव आनंद वर्धन को कहा गया है। वहीं जिस बात के आदेश मंत्री और मुख्य सचिव ने दिए हों, उसका जवाब डिप्टी डायरेक्टर नरेंद्र यादव ने क्यों दिया, इस पर उद्यान मंत्री ने हैरानी जताई। उसमें पैसा नहीं था, अनुपूरक बजट में उसको पास किया गया, लेकिन वित्त के द्वारा क्वेरी लगने के कारण थोड़ा विलम्ब हुआ है। और जैसा कि मैंने चीफ सेक्रेटरी से बात की है, जो है पर्याप्त है और मुझे आश्वस्त किया गया है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है वित्त से वो जो पैसा रिलीज करके हमारे विभाग को मिल जाएगा। पहले सीबीआई जांच में फाइल जाने की बात कहकर किसानों की पेमेंट नहीं हुई और बीते 6 महीने से हर महीने पेमेंट का भरोसा विभाग किसानों को दे रहा है। ऐसे में नए मुख्य सचिव के आदेश और मंत्री गणेश जोशी की बात पर अमल होगा या फिर सीएम के दखल के बाद पेमेंट होगा, ये 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे छात्र छात्राओं को लैब ऑन व्हील्स के जरिए 9 मोबाइल साइंस लैब की सौगात दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री ने कैंप ऑफिस में मोबाइल साइंस लैब के विज्ञान मॉडल देखे और इस दौरान 9 साइंस मोबाइल लैब को हरी झंडी दिखाई। पिछले साल भी सीएम धामी ने 4 जिलों चंपावत, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी के लिए मोबाइल साइंस लैब को हरी झंडी दिखाई थी और इस बार 9 लैब को रवाना किया गया। यूकॉस्ट के डीजी दुर्गेश पंत के मुताबिक फर्स्ट फेज में सफल संचालन के बाद दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। चारधाम यात्रा में केदारनाथ हेली सेवा के लिए काफी मारामारी है। 31 मई तक की हेली बुकिंग फुल हो चुकी है। कल ही हेली बुकिंग शुरू हुई और बुकिंग के पहले दिन 7,650 टिकट की बुकिंग हुई, जिससे यात्रियों की संख्या 23,150 है। इस बार टिकट बुकिंग स्लॉट जो है, टिकट बुकिंग का जो स्लॉट है 1 महीने के लिए खोला गया है। उत्तराखंड सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से भूकंप का अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया है। ये एक मोबाइल ऐप है। दावा है कि ऐप भूकंप आने से 15 से 30 सेकंड पहले आपको अलर्ट जारी कर देगा। देखिए जरा ये रिपोर्ट। ये है भूदेव ऐप, जिसे आप प्ले स्टोर से अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड कर सकते हैं। 5 या फिर 5 से अधिक तीव्रता का भूकंप आया तो आपका मोबाइल ऐप खतरे का सायरन बजाना शुरू कर देगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि भूकंप में 2 तरह की वेव्स निकलती हैं। प्राइमरी वेव की स्पीड 6 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, जबकि दूसरी वेव जो खतरनाक होती है उसकी स्पीड 3 से 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। भूकंप आने की स्थिति में प्राइमरी वेव को सेंसर सबसे पहले भांप लेगा और ऐप के जरिए सभी को अलर्ट पहुंच जाएगा। सेकेंडरी वेव आने तक लोगों को अपने बचाव के लिए कुछ सेकंड का समय मिल जाएगा। इसके लिए प्रदेश भर में 169 सेंसर और 112 सायरन लगाए गए हैं। सरकार अब सेंसर्स की संख्या बढ़ाकर 500 और सायरन की संख्या 1000 तक करने जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग इसके लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को 150 करोड़ का प्रस्ताव भेज रहा है। अभी हम लोग इसको एक भूदेव ऐप है, उसके माध्यम से डाउनलोड कराने का काम कर रहे हैं हम लोग। जब भी 5 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आएगा तो आपको मैसेज मिल जाएगा और अपने आप को हम बचा पाएंगे। इसके अलावा हम लोग जो सेंसर लगे हैं, जो सायरन लगे हैं, उसको स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, संख्या बढ़ा रहे हैं। भारत सरकार हमको मदद कर रहा है इसमें। वो लगने के बाद और हमारी भविष्यवाणी सटीक होगी और अच्छे तरीके से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे और लोगों को सुरक्षित कर पाएंगे। दरअसल राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की को 2017 में भूकंप का अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित करने का प्रोजेक्ट सौंपा था। आईआईटी रुड़की लंबे समय से इस ऐप को डेवलप कर रहा था। कई बार इसके ट्रायल भी हुए। हर तरह के मोबाइल में काम करने जैसे कई सुधार के बाद इस ऐप को एक बार फिर से लॉन्च कर दिया गया है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।
साल 2023 से रायपुर विधानसभा में ना तो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ना ही लोग अपनी जमीन को खरीद बेच पा रहे हैं। इसकी वजह से सरकार द्वारा लिया गया फ्रीज जोन का जो फैसला था, लेकिन अब ये फैसला सरकार वापस लेने की तैयारी में है। देखिए जरा ये रिपोर्ट। देहरादून के रायपुर विधानसभा में पिछले 2 साल से लोग अपने जमीन पर कंस्ट्रक्शन का काम नहीं कर पा रहे हैं, ना ही जमीन बेच सकते हैं और ना ही नक्शे पास करवा सकते हैं, जिसकी वजह है सरकार की तरफ से इस इलाके को फ्रीज जोन में किया जाना। दरअसल साल 2023 में सरकार ने रायपुर में प्रस्तावित विधानसभा परिसर और राजकीय कार्यालय भवनों के निर्माण को देखते हुए रायपुर को फ्रीज जोन घोषित कर दिया था, जिसकी वजह से वहां निर्माण और विकास गतिविधियां बैन हैं। इस बैन की वजह से स्थानीय लोग काफी परेशान हो रहे हैं। सरकार की इस नीति के कारण आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, हमें खुद बहुत परेशानी हो रही है, क्योंकि मियाँ वाला में हमने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू करना था, उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना था, तो लोन पास नहीं हो पा रहा है, तो हमें भी बहुत परेशानी हो रही है। और हमें क्या बहुत से लोगों को परेशानी है, क्योंकि इस नीति के कारण बड़े बड़े संस्थान नहीं बन पा रहे हैं, जिससे कि विकास का कार्य होता। दिक्कतें तो काफ़ी आ रही है वहाँ पर, जैसे कई लोगों को ना ज़मीन बेच पा रहे हैं, वो अपनी ना मकान बना पा रहे हैं, ना खरीद पा रहे हैं। कईयों की बेटी की शादी करनी है, उनको एक ज़मीन का टुकड़ा बेचना है, तो उसमें नहीं कर पा रहे। कईयों ने मकान बनाने के लिए एक प्लॉट का टोकन दिया होगा, तो 2 साल से ये समस्या तो लगातार बनी पड़ी है। क्षेत्रीय विधायक का कहना है कि लोगों को आए दिन दिक्कतें हो रही हैं और मुख्यमंत्री ने अब लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पूरे मामले में MDDA को प्रपोजल बनाने को कहा है, जिसको कैबिनेट में लाने की तैयारी है। और निर्देश दिया है हमारे कमिश्नर साहब को, वो MDDA के अध्यक्ष हैं, और हम VC हमारे बंशीधर तिवारी जी हैं, वो दोनों हमारे जो अधिकारी हैं उनको कि कैबिनेट के लाने के लिए प्रस्ताव तैयार करें, और आगे भविष्य में जब भी कैबिनेट की बैठक हो और जब प्रस्ताव तैयार हो जाए तो उसमें इस फ्रीज जोन को हटाने का संकल्प पारित किया जाए। बहरहाल रायपुर में विधानसभा भवन का निर्माण अधर में है और इस पर अभी भी कुछ निश्चित नहीं है, लेकिन पिछले 2 साल से लोगों को जो परेशानी हो रही है उसका सरकार समाधान निकालने की कोशिश में है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। नैनीताल में पर्यटन सीजन के लिए वाहनों का फिटनेस और सत्यापन अनिवार्य होगा। नैनीताल जिला प्रशासन ने सभी टैक्सी और मैक्सी चालकों को निर्देश जारी कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि वीकेंड के साथ साथ सार्वजनिक अवकाश और त्योहारों के दौरान जिला प्रशासन द्वारा जारी SOP का पालन अनिवार्य होगा, और अगर ऐसा ना होता है तो फिर वाहनों पर सख्त कार्रवाई के साथ उसको सीज कर दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत नैनीताल के अंदर जितनी भी टैक्सी चलनी है, चाहे वो 4 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, उनकी सत्यापन ड्राइव चलानी है। सत्यापन होने के उपरांत 2017 से पहले की जो हैं और 2017 के बाद की जो हैं, जैसे हाई कोर्ट के निर्देश हैं, उनका उस हिसाब से सुचारू क्रियान्वयन किया जाना है। और अब देख लेते हैं पहाड़ टॉप 10। अल्मोड़ा में वन विभाग की टीम फायर लाइन बनाने में जुटा हुआ है ताकि जंगलों की आग पर काबू पाया जा सके। हल्द्वानी के डहरिया इलाके में एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई, जिससे इलाकों का सामान जलकर खाक हो गया। नैनीताल हाईकोर्ट ने रुड़की के इमली गांव में फ्लोर मिल को तत्काल सीज करने के आदेश दिए हैं। साथ ही डीएम को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। मसूरी में पर्यटन सीजन को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष ने मीटिंग ली है और कई मुद्दों पर चर्चा की गई। रुड़की की गंग नहर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिसके पास से चोरी की 17 बाइकें बरामद की गई है। अल्मोड़ा में बीजेपी ने स्थापना दिवस को लेकर कार्यकर्ताओं का सम्मेलन किया। जिला स्तर में सम्मेलन के बाद मंडल स्तर और फिर बूथ स्तर तक सम्मेलन की योजना। पिथौरागढ़ में जिला योजना को लेकर एक मीटिंग की गई, जिसमें स्वरोजगार को बढ़ाने वाले प्रस्ताव को योजना में शामिल करने पर जोर दिया गया। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने चमोली में बद्रीनाथ हाईवे का निरीक्षण किया, साथ ही हाईवे पर बने ट्रॉमा सेंटर का भी निरीक्षण किया। देहरादून में DLED अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर रैली निकाली, जिसके बाद शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत के आवास के पास धरना दिया।
जोशीमठ के गांधी मैदान में रामलीला का मंचन हो रहा है। हर साल बद्रीनाथ के कपाट खोलने से पहले रामलीला की जाती है। तो ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है। लौटेंगे 8 बजे की खबरों के साथ। प्रधानमंत्री, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।